दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आव रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। सोमा बुआ, इस पैराग्राफ में ऐसा समझाया गया है कि दूसरे दिन 9 बजते बजते सोमा बुआ ने अपना सारा काम समाप्त कर दिया, खाना बना दिया। शादी में जाने के लिए उन्होंने जो साड़ी रंगी थी वो साड़ी लेकर वो राधा के पास पहुंची। राधा को कहने लगी कि तू तो जब अपनी साड़ी रंगती है उसमें बड़ी आव रहती है, यानी कि बहुत चमक दमक रहती है, लेकिन मेरी साड़ी क्यों चमकी नहीं। राधा जवाब देती है, तुमने फलक जो नहीं लगाया अम्मा। क्या कहती है? फलक यानी कि पके हुए चावल का पानी डालना। ऐसा करने से क्या होता है, साड़ी में चमक आती है। इसलिए कहा राधा ने कि तुमने रंग में पके हुए चावल का पानी नहीं मिलाया होगा, थोड़ा सा मोड़ दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? मोड़ देना, मोड़ देना यानी कि कपड़े को कड़ा करने का तरल पदार्थ होता है कि तुम थोड़ा सा मोड़ दे दो, तुम्हारी साड़ी में क्या होगी, चमक वापस आएगी। सोमा बुआ कहती है, अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। जब राधा सोमा बुआ से पूछती है कि तुमको बुलावा आया, तब सोमा बुआ बचाव में अपना पक्ष रखती है। राधा को कहती है कि ये नए फैशन वाले लोग हैं, अभी तो शादी का मुहूर्त कितने बजे का है? 5 बजे का है, दिन में कभी भी बुलावा आ जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मोड़ लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। मेजपोश यानी कि कपड़ा होता है, और क्रोशिया यानी कि भरत काम किया हुआ। राधा सोमा बुआ की बात सुनकर हंसती है। बुआ ने क्या किया, साड़ी में मोड़ लगाकर उनको फिर से सुखाने के लिए रख दिया और एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ यानी कि भरत काम किया हुआ, क्रोशिया यानी कि भरत काम किया हुआ एक छोटा सा मेजपोश निकाला, भरत काम किया हुआ कपड़ा निकाला उस थाली में ऊपर रखने के लिए। सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। इस थाली में उन्होंने क्या रखा, सिंदूरदानी रखी, एक नारियल रखा और थोड़े से बतासे यानी कि पतासा। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलावा न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाओगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे का लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावे के क्यों नहीं, शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे। सोमा बुआ क्या कर रही थी, सारी शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने एक थाली निकाली, भरत काम किया हुआ एक कपड़ा निकाला, उस पर क्या रख दिया, सिंदूरदानी, नारियल, पतासा सब रखकर थाली को सजाया। वो थाली सोमा बुआ राधा को दिखा रही थी। ये सारी हरकत कौन देख रहे थे, सोमा बुआ के पति सन्यासी जी। सन्यासी जी ने 25 बार सोमा बुआ को दिन में चेतावनी दी थी कि अगर बुलावा ना आए तो तुम शादी में जाना मत। सोमा बुआ सामने से कहती है कि मैं क्या पागल हूँ, बावली हूँ, अगर बुलावा नहीं आएगा तो मैं शादी में जाऊँगी नहीं, कि तुम चिंता मत करो। पड़ोस वाली जो नंदा है उन्होंने अपनी आंखों से मेरा नाम देखा है लिस्ट में, कि शहर वालों को बुलाएंगे तो क्या समधी को वो नहीं बुलाएंगे। ऐसा कहकर सोमा बुआ अपने पति सन्यासी जी को शांत कर रही है। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई,
अब कितने बज गए? 3 बज गए। 3 बजे तक बुआ थी वो इधर उधर घूम रही थी, अभी उनको शादी का न्योता नहीं मिला था। इसलिए अब राधा भाभी ने उनको देखकर सोमा बुआ को आवाज़ लगाई। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। एकाएक बुआ ने राधा को पूछा कि राधा कितने बज गए? राधा ने बताया कि 3। सोमा बुआ अभी अपना बचाव पक्ष रखती है, वो कहती है कि सर्दी के दिन में समय का पता चलता नहीं है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाओगी तो 4 तक जाओगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैलाई हुई थी जिसमें फलक लगा था और उभरक छिड़का हुआ था। अभ्रक यानी चमक वाली धातु होती है। पुट यानी कि संकेत मिला था। क्या हुआ था कि राधा जब पूछती है, सोमा बुआ कहती कि अभी तो 3 ही बजे, मैं जाऊंगी तो शादी में कितने बजे जाऊंगी? 4 बजे तक जाऊंगी। सोमा बुआ को भी चिंता है कि अभी तक क्या हुआ है, उन्होंने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वो बेचैन थी, वो इधर उधर घूम रही थी। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। बुआ इधर उधर घूम रही थी, कोई गली में आता था तो सोमा बुआ को ऐसा लगता था कि मुझे शादी का निमंत्रण देने के लिए आता था, और इस तरह उनका मुख भी क्या चमक जाता था। लेकिन सोमा बुआ शादी में जाने के लिए उत्साह थी, लेकिन अभी उनको न्योता नहीं मिला था, इसलिए वो इधर उधर घूम रही है। इस बात को इस पैराग्राफ में समझाया गया। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार में से छठी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। अब मुहूर्त भी चला गया। 5 बजे का शादी का मुहूर्त था। 7 बज गए। 7 बजे राधा ने, शाम हो चुकी थी, धुंधले हुए शाम में उन्होंने देखा तो दीवार से छठी गली की और मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। राधा को भी सोमा बुआ को शादी में न्योता नहीं मिला, इसका दुख था। वो सोमा बुआ की परेशानी जानती थी, इसलिए उन्होंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन इतना ही कहा कि बुआ अभी सर्दी का समय है, खड़ी खड़ी यहाँ पर तुम खड़ी रहोगी तो तुमको सर्द लग जाएगी। क्या खाना नहीं बनाना है? 7 बज गए। ऐसा कहकर राधा कुछ बोल नहीं सकती है। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते? मुहूर्त तो 5 बजे का था। जब राधा सोमा बुआ को कहती है कि 7 बज गए, एकाएक होश में आकर सोमा बुआ कहती है कि क्या 7 बज गए? शादी का मुहूर्त तो कितने बजे का था? 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, बरसत यानी कि भारी बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी, और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। क्या हुआ? शादी का न्योता नहीं मिलने पर सन्यासी जी ने उनको शादी में जाने के लिए मना किया था, इसलिए सोमा बुआ दुखी थी। अब करे भी क्या करे, शादी समाप्त हो चुकी थी। समधियों ने सोमा बुआ को न्योता नहीं भेजा था। सोमा बुआ स्थिति को संभालने का प्रयत्न करती है। वो खाना पकाने के लिए अंगीठी यानी को चूल्हे को सलगाती है, और क्या करती है, वो भारी मन से जो भी तैयारी की थी, साड़ी को उन्होंने चमक लगाया था, थारी सजाई थी, उसमें से जो सारी चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, अपने संदूक में रख दी और अपना काम करने लग गई। और इस तरह सोमा बुआ के जीवन में जो अकेलापन था
वो उनके पति के आने के कारण बहुत सारी तकलीफ सोमा बुआ सहती थी, उस बात को कवि के द्वारा यहाँ पर चितार दिया गया है। एक तो अकेली थी, पति के आने के बाद और वो कहीं जा नहीं सकती थी। इस बात का दुख इस पाठ के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयत्न किया।